আজকে সভার সভাপতি और বন্ধুগণ, আপনারা সবাই জানেন আমি এইমাত্র বাংলা বলতে পারি, বুঝতে তো পারি, কিন্তু এইমাত্র বলতে পারি, কিন্তু ব্যক্তিত্ব দেবার জন্য সাহস নাই। আসতে থাকবো বাংলাতে, তো আর তখন তো সাহস এসে যাবে, তখন বাংলাতে বলবো। কিন্তু আজকে আপনার অনুমতি নিয়ে আমি হিন্দিতে বলতে চাই। हिंदी तो बुझे तो अपना सबाई किसी प्रॉब्लम नहीं तो। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, ये DYFI का 11वां सम्मेलन है, जिसके संदर्भ में ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये मतलब मास मीटिंग हो रही है और रानी राष्ट्रपति रोड पे शायद कई अरसों के बाद इतनी बड़ी तादाद में इतने हजार लोगों को, और वो भी नौजवानों को देखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मेरी सबसे पहले आप सबको मेरा लाल सलाम कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पे आ रहे हैं और अभी भी सफेद झंडे पीछे से नजर आ रहे हैं कि अभी भी वो मिছিল आ रहा है। तो ये एक पथ, एक तरीके से ये एक संदेश है कि इसी इलाके में, इसी पृथ्वी पर, इसी जगह पर अपने देश की इतिहास बनाने का बुनियाद भी और बीज भी यहीं पर खोदे गए थे। और इसी जगह से आज एक बदलाव का लहर आ रहा है, जो बदलाव का लहर बंगाल से शुरू होकर पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। और वो बदलाव का लहर का नेतृत्व देश का नौजवान होगा, और नौजवान का नेतृत्व DYFI छोड़ के और कोई संगठन नहीं हो सकती है। और ये जिम्मेदारी आज इस DYFI को उठाने की जरूरत है। यहीं पर अभी हमारे माँ पिताजियों का हमने सम्मान किया, हमारे शहीदों के माँ पिताजियों का, यहीं पर इसी जगह पर, यहीं से जो आपके ये पूरे बंगाल का जो परंपरा रही है, खुदीराम बोस से लेकर अनीस खान तक, कितने लोगों ने शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने त्याग किया है, कितने लोग लड़े हैं, तभी तो इतिहास बनती है। और वो इतिहास का बनने का एक नया मोड़ जो है आज पैदा हो चुकी है दुनिया में, देश में, और उसको जिम्मेदारी को निभाने का काम आज देश का नौजवान का। आज देश की सबसे बड़ी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा आज नौजवान है। देश के तकरीबन 52% आज हमारे देश की आबादी 25 साल के उम्र से के आसपास है। अब ये भविष्य है हमारे भारत देश का। ये तय करेंगे कि भारत का भविष्य क्या होगा, और अपने साथ साथ ये भी तय करेंगे खुद का भविष्य क्या होगा। तो आज हमारे पास ये जो नौजवानों का जो ये सेना है, अगर ये इन सबको शिक्षा मिलती, इन सबको रोजगार मिलता, तो आज ये नौजवान अपने आप में एक नया भारत का निर्माण करेगा। कोई राजनीतिक नेता की जरूरत नहीं है। हमारे नौजवानों को शिक्षा दो, रोजगार दो, तो एक नया भारत का निर्माण वो खुद करेगा। लेकिन आज वो ही नहीं हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है। यही थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कहे थे कि 2 करोड़ नए नौकरियों की सृष्टि करेंगे, जिसके उनके गृह मंत्री ने कह दिया ये जुमले है, ये जुमला है, इसको तो हम लागू नहीं कर पाएंगे। ये 2 करोड़ हर साल की बात कही। अब तक 16 करोड़ नए लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए थी। आज हालत क्या है? नौजवानों में से आधे से ज्यादा लोग आज नौकरी खोजना बंद कर दिया, क्योंकि नौकरियां है ही नहीं। 9 करोड़ से ज्यादा नौजवान हमारे देश के शहरी इलाकों में वो आज बेरोजगार है, और रोजगार ना मिलने की वजह से आज ये नौजवान भटक रहा है। और इस नौजवानों को भटकता हुआ नौजवान ये शिकार हो रहा है प्रतिक्रियावादी ताकतों के, और ये नौजवान का गलत इस्तेमाल आज जो है किया जा रहा है, प्रतिक्रियावादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें, ताकि वो इनको इस्तेमाल करके वो अपनी राजनीति को आगे ले जाने की चेष्टा में है। तो आज ये न सिर्फ इन आर्थिक सवालों के ऊपर नौजवानों को संगठित होकर अपनी हक के लिए, नौकरी के लिए, अपनी एक बेहतर जिंदगी के लिए, उसके लिए संघर्षों को तेज करना है। साथ ही साथ यही प्रतिक्रियावादी ताकतें
यही प्रतिक्रियावादी ताकतें जो आज गलत नीतियों से, गलत नारों से आज इस देश के अंदर ये जो संघर्षशील एकता जो हमें चाहिए, उस एकता को जो तोड़ रहा है, उसको भी दरकिनार करने की जरूरत है। तो आज जिस तरीके की परिस्थिति आ गई देश में, एक तरफ से महंगाई जो बढ़ते जा रही है, दूसरी ओर से आपकी बेरोजगारी, और तीसरी ओर से भूखमरी, और उसी के साथ साथ आज जो है, आज हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था को डूबते हुए नजर देख रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर हमारी रुपए की कीमत, प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी साहब बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि रुपए की कीमत बहुत घटते जा रही है और ये 100 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच जाएगी। उस समय था कुछ 60 रुपया एक डॉलर, आज अब हो गया, आज सुबह 78 रुपया एक डॉलर। और ये इसका गिरने का मतलब क्या है? इसके गिरने का मतलब है कि तेल का दाम और बढ़ेगा, क्योंकि तेल आप विदेश से खरीदते हो, और इसका मतलब है कि आम लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ और तेज होगा, और ये आर्थिक शोषण और तेज होकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद होगी। तो आज ऐसी परिस्थितियों में बिना संघर्ष तेज किए हुए और कोई चारा नहीं। एक बेहतर भारत का निर्माण करना चाहते हैं। अभी आपने सुना कमल डबे को, वो नजरुल मंच में जो हुआ था आपका 5वां सम्मेलन डीवाईएफआई का, जब नारा लगा समाजवाद ही हमारा भविष्य है, वो नारा जब उस समय लगा, जिसका आधार क्या था? आधार यही था कि इन संघर्षों को तेज करके हमारी हक हम हासिल करेंगे। आज उस हक को हासिल करने के सामने यही प्रतिक्रियावादी ताकतें खड़े हुए हैं। देश भर में सांप्रदायिक ताकतें, और आपके बंगाल के अंदर जो सरकार आपकी जो यहाँ पे जो चल रही है, उसकी जो एक हिंसा की राजनीति, इस हिंसा की राजनीति के चलते हुए वो कोई जनतांत्रिक आंदोलन को आगे बढ़ने की वो अनुमति देते नहीं। तो ऐसी परिस्थिति, नौजवानों के आधार पर नौकरियां की सृष्टि करके एक नया भारत निर्माण करने की जगह आज उल्टा भारत का संपत्ति का लूट हो रहा है। अब देखे हो LIC का किस तरीके से उसके शेयर्स बेचने का सिलसिला कल खत्म हुआ। LIC के मालिक कौन है? 29 करोड़ LIC के पॉलिसी होल्डर, 29 करोड़ के परिवारों को जोड़ो आप, तो तकरीबन पूरा देश की आबादी आज LIC के मालिक के रूप में है। बिना उस मालिक की अनुमति नहीं हुए सरकार जो है LIC को बेचना शुरू की, और किस दाम पे? इतने कम दाम पे ताकि विदेशी पूंजी और उनके बड़े बड़े पूंजीपति सरमाएदारों को फायदा हो। इस सरकार को याद दिलाना होगा आपको, ये नौजवानों की जिम्मेदारी है। इस सरकार को याद दिलाना होगा कि मालिक के बिना सरकारें सिर्फ मैनेजर होते हैं। सरकार मैनेजर होते हैं संपत्ति के, मालिक होता है आप जनता। मालिक के अनुमति के बिना देश के अंदर कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हो या देश की संपत्ति हो, जिसके मालिक लोग हैं देश के, उस लोगों की अनुमति के बिना कोई मैनेजर जो है उस संपत्ति को बेच नहीं सकता। अगर मैनेजर संपत्ति को बेचना शुरू करेगा, मालिक के पास ये अधिकार है कि उस मैनेजर को बदलेगा, और यही हमें बदलना है। इस मैनेजर जो मोदी सरकार है, इस मैनेजर को बदलना है हमें, तभी इस देश को हम बचा पाएंगे, इस देश की संपत्ति को बचा पाएंगे। और वो काम आप नौजवान ही आज जो है उस जिम्मेदारी को उठाना है। तो आज के दिन हमारे बगल में श्रीलंका में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसी आर्थिक संकट के चलते हुए, इसी तरीके से श्रीलंका की रुपया की गिरावट जो होती रही, उसके चलते हुए आज ये हालत नौबत पहुंच गई। वहां पे वो सरकार लुढ़क गई, वहां के प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा अपने घर से, वहां के लोग जो है सड़कों पे है ये करते हुए। और ये सब हुआ क्यों? जिस तरीके से अपने देश के अंदर ये सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देती है ये मोदी सरकार, उसी तरीके से वो राजपक्षे सरकार ने श्रीलंका में वहां के सिन्हला बुद्धिस्ट के मेजॉरिटी के चलते हुए वहां की तमिल की आबादी जो है उनके ऊपर, और माइनॉरिटीज के ऊपर, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के ऊपर, मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर जो हिंसा किया, वो जड़ है जिसके चलते हुए ये आर्थिक संकट पैदा हुआ। और वही
वही प्रक्रिया आज हमारे भारत के अंदर हम लोग सब देख रहे हैं। तो इसलिए आज सुबह एक कार्टून निकला कि अमित शाह साहब जो है मोदी साहब को सलाह दे रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि क्या हम राम सेतु का खुदाई शुरू कर दें ताकि श्रीलंका से हवा यहाँ पे ना आए। अगर श्रीलंका की हवा यहाँ पे आ जाएगी तो ये सरकार भी लुढ़केगी, मोदी साहब को भी हेलीकॉप्टर लेके भागना पड़ेगा। हाँ, तो आज नजर भटकाने के लिए ये जरूरी है कि कुछ ना कुछ करो तो राम सेतु की खुदाई करो। अब ये नजर हटाने के लिए ये जो काम जो हो रही है, इनके दो उद्देश्य है। एक तो इनकी पूरी की पूरी राजनीतिक रुझान है, ये धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, जो हमारा संविधान कहता है, इस जनतंत्र के गणराज को खत्म करके, रद्द करके, बर्बाद करके वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक फांसीवादी रुझान वाली एक हिंदुत्व राष्ट्र जो नफरत के आधार पर, हिंसा के आधार पर जिसका स्थापना करना चाहते हैं, उस तरीके की व्यवस्था को थोपे। दूसरी ओर उनकी लूट और उनकी नीतियों के खिलाफ जो लोग लामबंद होके खड़े होके संघर्षों को तेज कर रहे हैं, उन लोगों की एकता को तोड़ने के लिए, उनकी नजर भटकाने के लिए इस सांप्रदायिक जहर को इस्तेमाल करो। इन दोनों कामों के लिए सांप्रदायिक जहरों को इस्तेमाल करो, क्योंकि वो एकमात्र डाइवर्स वो भटकाने वाली रास्ता जो है इस सरकार के पास है। इतना कुछ हो रहा है देश के अंदर, रामनवमी के नाम पर, आपके हनुमान जयंती के नाम पर, जिस तरीके के सांप्रदायिक हिंसा को उन्होंने करवाया कई सारे प्रांतों में अपने देश में, कई सारे राज्यों में जहां पर खासतौर से बीजेपी की सरकारें हैं, उनके लिए पुलिस वहां की अनुमति देती है कि वो जो है हथियार लेकर वो अब ये प्रोसेशन निकाले। यहाँ पर हमें शांतिपूर्वक ढंग से प्रोसीजर निकालने के लिए अनुमति मिलती नहीं है, लेकिन उनको हथियारों के साथ अनुमति मिलती है और ये हिंसा वो करवाते हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक बात नहीं निकलती। प्रधानमंत्री का मौन व्रत है, वो आज सांप्रदायिक दंगों के ऊपर और जो काम और हिंसा जो करवाते हैं उसके ऊपर एक बात नहीं करते। उनके मुंह से अगर कोई निकलता है सो शब्द, वो है हिजाब, वो है हलाल, वो है अजान, लेकिन कभी भी गलती से भी वो किसी भी इन सवालों को खंडन करने की बात उनके मुंह से नहीं निकलती। ना निकलने का मतलब क्या है? इस सरकार की प्रोत्साहन है, इस पुलिस की प्रोत्साहन है, और उसी तरीके की प्रोत्साहन के चलते हुए आज देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों बहनों के ऊपर इस तरीके के जो अत्याचार जो किए जा रहे हैं, उनके जो प्रति जब संविधान कहता है हम सब बराबर है, बराबर के अधिकार है सब नागरिकों की, उसका उल्लंघन और उसे रद्द किया जा रहा है। तो इस संविधान को ही खत्म करने की बात, और खुलेआम धर्म संसदों से ये ऐलान होती है कि जंग छेड़ो मुसलमानों के ऊपर। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं। इसके खंडन करने की जगह कई सारे राजनेता है हमारे देश के अंदर, आपके यहाँ भी, आपके बंगाल के अंदर भी प्रमुख है राजनेता, जो इसके अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन तेज भागेगा रामनवमी के अवसर पर, तृणमूल कांग्रेस या भाजपा, कौन कितना करेगा, कौन कितने प्रोसेशन निकालेगा, यानी उसके साथ कंपटीशन। अरे कंपटीशन से नहीं वो हारेगी, उनको अगर हराना है से उनका सामना करना है, उनको टकराना है, और वो टकराने के लिए जान भी गए, जैसे डीवाईएफआई के साथी। अभी आपने देखा तो उनके जो शहीद हुए से जो लोग जो यहाँ पे जो आए हुए हैं, वो जान देने के लिए भी तैयार है, तभी ये संभव हो सकेगा। सीधा सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता के हिंसा और उसके नफरत को राजनीतिक तौर पर उसका सामना करना, वो ही एकमात्र तरीका है, उसके साथ समझौता करके नहीं। जो समझौता करेंगे यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हो या आपके तृणमूल कांग्रेस के नेता हो, उस समझौते से यही सांप्रदायिकता को और जोर मिलती है और ताकत मिलता है। तो आज ये करना है तो वो हिम्मत दिखाना है, और वो हिम्मत आज कोई संगठन है नौजवानों का पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हम बड़ी गर्व के साथ कह सकते हैं बुजुर्ग होने के बावजूद, कि अगर वो एकमात्र
युवा संगठन है और वो है हमारा DYFI। उसके अलावा और कोई इस चैलेंज का सामना नहीं कर सकता है और इस चैलेंज को आज जो है DYFI को उठाने की जरूरत है। अब यहीं पर अगर ऐसी बात आई, इस चैलेंज को उठाने की कोशिश करें आप, तो एक बुलडोजर पॉलिटिक्स की सिलसिला शुरू हो गई। इजराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ बुलडोजर चलाए, हिटलर ने पुराने जमाने में यहूदियों के खिलाफ बुलडोजर चलाए, आज मोदी साहब की सरकार मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चलाती है। और यहाँ पे भी सुना, मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो नीला जो पर्दा लगा हुआ है स्टील का, यहीं पर मार्क्स और एंगल्स की मूर्ति है। यहाँ पर उनके जन्मदिनों पे और कई अवसर पर हम लोग आते रहे, मैं भी खुद भी कई बार आया वहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए। और ये मार्क्स और एंगल्स के पीछे सुना है कि वही JCB का बुलडोजर खड़ा है और वो बुलडोजर की मेट्रो बनाने के नाम पर यहाँ पे जो खड़े हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल बनाने वाला। अरे मार्क्स और एंगल्स की मूर्ति के साथ बुलडोजर खड़ा कर लो, जो भी खड़ा कर लो आप। इतिहास जो है बुलडोजर से नहीं बनती है, इतिहास बनती है मार्क्सवाद और लेनिनवाद की विचारधारा से। और वो है इतिहास जो बनाता है लोग बनाते हैं ये इतिहास। और ये इतिहास को बनाने का आज जो है ये यहीं पर इसी के सामने हम सबको ये संकल्प लेना है कि लोगों को इतिहास बनाना है, वो उनकी जिम्मेदारी है और वो ही बना सकते हैं। और ये इतिहास को हम रचेंगे, ये बुलडोजर नहीं काम चलेगी। और ये बुलडोजर की राजनीति यहाँ से ये कुचल कर वो चाहते हैं कि देश के अंदर मुसलमानों को खत्म करके वो एक अपना सुनहरा एक कोई भारत बनाएंगे। अरे ये कई बार मैं कह चुका हूं, लेकिन आपकी नई पीढ़ी के लिए ये जरूरी है इस बात को समझना। जब हम कहते हैं हम भारत, हम हिंदुस्तानी, ये हम का मतलब क्या होता है? ये हम बनता कैसे? ये अगर हमारा देश है, हमारा भारत महान है, ये हम का मतलब क्या है? जब तक हिंदू का ह और मुसलमान का म, ये दोनों जब तक नहीं जुड़ता है तो ये हम कभी नहीं बन सकता है और एक हम को कभी हम मजबूत नहीं रख सकते। और उस हम में से म को हटाना चाहते हो आप, तो सिर्फ हाहाकार मचेगी अपने देश में। और ये याद रख लीजिए, जो श्रीलंका में देख रहे हो उसी तरीके की, उससे कुछ सीखो आप, इतिहास से सीखो आप। हिटलर को क्या हो गया उससे सीखो आप। अब अगर इस तरीके से राजनीति करके चलोगे तो जनता के सामने और कोई रास्ता नहीं है, तो वो खुद इतिहास बनाने के लिए वो अपने उठे। अब वो इतिहास बनाने के लिए उठेंगे तो उनके ऊपर उनकी जनवादी अधिकारों के ऊपर हमला। कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो सेडिशन में उनको गिरफ्तार, UAPA में उनको गिरफ्तार। अब कल हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगाया मोदी सरकार पर, और ये मोदी सरकार की ये एक आदत बन गई। मोदी सरकार की आदत ये बन गई आजकल कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहना है जो उनके खिलाफ जो जाने वाला है, तो उसके लिए बहाना बनाकर कोई समझौते की रास्ता उठाते। याद है जब ये महामारी जब उभर कर आई, कोविड पैंडेमिक, 2 साल पहले जब ये वैक्सीनेशन करना था सबके लिए, मोदी सरकार ने कह दिया कि मुफ्त वैक्सीनेशन संभव नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने वाली थी, तब जो है मोदी सरकार ने कहा ठीक है, हम तो थोड़ी बहुत मुफ्त वैक्सीनेशन करेंगे यूनिवर्सल, और थोड़ा हिस्सा प्राइवेट को दिया, बाकी लोगों के लिए मुफ्त में करवाना पड़ा जबरदस्ती। जो कोविड के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण कई सारे लोगों की मौत जो हुई, उस मौत को के लिए मुआवजा देना था, कॉम्पनसेशन देना था। सरकार ने कहा ये संभव नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट उनको ठोकने की नौबत आई, तब सरकार ने कहा ठीक है, हम जो है उनको 4 लाख रुपए वो जो है मुआवजा देंगे। अब मुआवजा ना देने के लिए क्या कर रहे हैं? कितने लोगों की मौत हुई, वो मौत के आंकड़े को कम करके दिखा रहे हैं ताकि उनका खर्चा कम हो। इतनी बेइज्जती इंसान के साथ, इतनी बेइज्जती तो गिनती भी नहीं करोगे किसकी जान चली गई। इतनी बेइंसाफी इंसानियत जो मतलब व्यवस्था जो है, इतनी गिरावट कभी नहीं देखी अपने देश के अंदर। लेकिन आज वो सब होता है।
लेकिन आज कल सेडिशन लॉ के ऊपर जो अंकुश जो लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, इससे स्पष्ट है सेडिशन लॉ के बारे में अंकुश लग रहा, सरकार ने कह दिया प्रधानमंत्री महोदय इसको रिव्यू करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सही किया, रिव्यू तक हम इंतजार नहीं करेंगे, तब तक इसको इसके ऊपर रोक लगाए। अब हमारी यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको पूरी तरीके से इसको रद्द ही कर दे। सेडिशन लॉ का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसी शहर में हजारों लोगों को ब्रिटिश हुकूमत ने ये कानून ले आकर जेल में डाला क्योंकि उनके खिलाफ आवाज उठाते थे। महात्मा गांधी से लेकर लोकमान्य तिलक से लेकर कई सारे हमारे नेताओं को उन्होंने जेल में डाला इस सेडिशन एक्ट को लेकर। इसका कोई जगह नहीं है एक आजाद जनतंत्र की गणराज जैसे भारत है उसके अंदर, और इसको रद्द होनी चाहिए। अब ये काम सुप्रीम कोर्ट करे, यही हम उम्मीद करते हैं। तो अब आज की इन परिस्थितियों में अब समय आ गया है देश की नौजवानों को। याद है एक पुराना हिंदी गाना था, पता नहीं आपकी पीढ़ी पुराने हिंदी गानों को सुनती है नहीं, तो पुराना एक हिंदी गाना था जिसके वो गाना जो ये था कि चलो एक बार फिर अजनबी बन जाए हम दोनों। आज नौजवान को बोलना है मोदी साहब को, मोदी साहब चलो एक बार फिर हम अजनबी बन जाए, आप छोड़ जाइए हमें और जिस अपने देश को बचाने दो आप, और आप जो है आपको हटाने की जरूरत है। अब ये समय आ गया हम अजनबी बने फिर से। अगर ये काम को अगर करना है तो आज आपके नौजवान की पीढ़ी पे, हम सब पे ये जिम्मेदारी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप पर है, और वो है कि आज अपने भारत को बचाना है जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज, एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य को बचाना है जो हमारे संविधान कहता है। तो आज इसके लिए जरूरी है कि अगर देशभक्ति का कोई प्रतीक है आज, तो वो ये है कि इस सरकार को, सरकार और सत्ता से हटाना है। इस सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये वही संविधान पे शपथ लेकर जो सरकार में आए, मंत्री बने, उसी संविधान को जो है उल्लंघन करके वो अपना एक फांसीवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। तो आज अगर इसको रोकना है और रोकने के बाद हिंदुस्तान को बचाते हुए एक नया भारत का निर्माण करना है, और ये नया भारत का निर्माण नौजवान की पीढ़ी ही कर सकती है। और ये नौजवान की पीढ़ी की जो परंपरा है, जो आपके बंगाल की जो क्रांतिकारी परंपरा है, उस क्रांतिकारी परंपरा को याद करते हुए आज जैसे मैं कह रहा था खुदीराम बोस से अलीस खान तक जो सैकड़ों लोग जो अपनी जान की कुर्बानी देकर ये पूरा का पूरा व्यवस्था को खड़ा किया, जो आज अपने आंखों के सामने बर्बाद किया जा रहा है इस सांप्रदायिक ताकतों की तरफ से, इस पे अगर अंकुश लगाना है तो बिना हमारे देश के नौजवान संगठित होकर उठ के हमारे देश की बचाने की बात कहते हुए, ताकि आने वाले दिनों में अपने देश को बेहतर बनाए, उस तरीके से बदले, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस सम्मेलन के बाद पूरे भारत के अंदर डीवाईएफआई और मजबूत होकर उभर कर आएगी, और एक सवाल को लेकर कि भारत को बचाना है, सबको रोजगार, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, इन सवालों के ऊपर आप जो है एक ऐसा मुहिम खड़ा करिए पूरे देश भर में, ताकि इस मोदी सरकार को आप जो है फिर एक बार अजनबी की स्थाई उसको जो है पहुंचाए और अपने भारत को बचाएं, ताकि आने वाले दिनों में एक नया भारत हम निर्माण कर सके। ये काम आज के नौजवान पीढ़ी करेगी डीवाईएफआई की नेतृत्व में। इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ आप सबको मेरी क्रांतिकारी लाल सलामी बोलते हुए मैं मेरी बात को खत्म कर रहा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड डीवाईएफआई की तरफ से और इस रैली की तरफ से कॉमरेड सीताराम येचुरी को हम लोग अभिनंदन देते हैं और रेड सैल्यूट देते हैं। अभी कॉमरेड सीताराम येचुरीर हाथे फूल एवं शुभेच्छा स्मारक तुले दिए এই সমাবেশের প্রধান বক্তা কমরেড सीताराम येचुरीকে সংবর্ধনা জানাবেন কমরেড অভয় মুখার্জি। लाल सलाम, लाल सलाम।
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। বন্ধুগণ, এখন এই সমাবেশে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ডিওয়াইএফআই এর প্রাক্তন